तो ये एपिसोड हमारा है 12th मैथ सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022। इसके अंदर दो लेक्चर्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं जिनको हम एपिसोड्स बोलते हैं, एपिसोड नंबर 1 और 2। एपिसोड नंबर 1 में हमने सेक्शन ई केस स्टडीज़ के 3 क्वेश्चंस किए थे और एपिसोड 2 में हम सेक्शन डी कर रहे हैं। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, ये 20 नंबर का हो गया। बोर्ड एग्जाम में प्रेफरेबली आपको बैकवर्ड्स शुरू करना चाहिए, तो पहले केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन करिए, फिर सेक्शन डी वाले करिए, क्योंकि उनमें आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। ये सैम्पल पेपर काफ़ी टफ बना हुआ है। इसके अंदर हमने पहला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 32, वो एरिया का था, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, वो रिलेशंस के था और रिलेशंस का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था वो, तो वो एपिसोड नंबर 2 में देखेंगे। और अब उसकी चॉइस क्वेश्चन है, अब उसकी मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, ये अपने आप में आपका आधा घंटा ले जाएगा। तो आप समझिए कि हम सैम्पल पेपर नहीं कर रहे हैं, हम रिलेशन एंड फंक्शंस के अंदर रिलेशन का थ्योरी समझ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पावर सेट ऑफ एक्स? नॉर्मल रेगुलर क्लास में ये कोई कराता नहीं है, तो पावर सेट ऑफ एक्स की मैं आपको थ्योरी बताता हूँ और फिर से रिलेशन ऑन पावर सेट को क्या मतलब क्या होता है। तो जब हमारी वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम ये न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप इससे पहले डेफिनेटली एपिसोड 2 देखिए, जिसके अंदर मैंने रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, हाउ टू प्रूव दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कराया। तो अब हम शुरू करते हैं। ये मैं आपको पावर सेट ऑफ एक्स की पहले थ्योरी बताता हूं। ओके, तो न्यूमेरिकल हम बहुत देर में करेंगे, पहले हम इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं कि व्हाट यू मीन बाय पावर सेट ऑफ एक्स। एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं, क्योंकि एग्जांपल से आप जल्दी समझेंगे। एक छोटा सा सेट ले लेता हूं, एक एक्स ले लिया सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2। आप बता सकते हैं इसके सबसेट्स कौन कौन से होंगे? एक तो नल सेट होगा, एक सेट कंटेनिंग 1 होगा, एक सेट कंटेनिंग 2 होगा और एक खुद होगा। तो इसके 4 सबसेट्स हो गए। इतना तो आपको पता ही है, 11th क्लास का इतना तो याद ही होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 रेज़ पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट 2 है, तो 2 रेज़ पावर 2 4 हो गए। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये चारों सेट्स को, ये सेट्स ही तो हैं, ओके, इन चारों सेट्स को एक सेट में डाल दो और ये उस सेट्स के एलिमेंट बन जाएंगे। ये देखो, नल सेट 1 2 एंड 1, 2, इनको एक सेट में डाल दो। इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ एक्स। गॉट इट? सो व्हाट इज पावर सेट ऑफ एक्स? Power set of X is a set which contains as elements all the subsets of X. So what are the elements of power set? Elements of Px are A, B, C, etc. and these are subsets of X. तो एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स को हम सिंबल्स स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c देते थे ना, तो यहां हम कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C देंगे, क्योंकि एलिमेंट्स खुद में सेट्स है। दिस इज ए सेट नल सेट, दिस इज ए सेट कंटेनिंग 1, दिस इज ए सेट कंटेनिंग 2, दिस इज ए सेट कंटेनिंग 1, 2। तो पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो खुद में सेट्स है। So elements of Px are therefore will be using symbols capital A, B, C, etc. and these are subsets of X. And null set and X are also elements of Px. ये दो खास हैं, इनकी मेरे को जरूरत पड़ती है, because null set is a subset of every set, a set is a subset of itself. तो ये आपकी एक थ्योरी हो गई। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय, क्वेश्चन अब मेरा ये सुनिए, व्हाट डू यू मीन बाय R इज ए रिलेशन ऑन Px। आपको मालूम है व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन ऑन Px? रिलेशन ऑन Px का मतलब होता है इट इज ए रिलेशन फ्रॉम Px टू
पी एक्स। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाऊंगा तो ये इनपुट सेट है जो पावर सेट ऑफ एक्स है, ये आउटपुट सेट है ये भी पावर सेट ऑफ एक्स है। तो इसके अंदर नल सेट है, इसके अंदर ए है, इसके अंदर बी है, इसके अंदर खुद एक्स भी है और भी है, नल सेट है, ए है, बी है, खुद एक्स भी है। रिलेशन करता क्या है? जोड़े बनाता है यहां से यहां। इट पेयर्स एलिमेंट्स ऑफ इनपुट सेट विद द एलिमेंट्स ऑफ आउटपुट सेट। कौन सा यहां से यहां पेयर होगा? जैसे ए विल पेयर विद हुम, बी विल पेयर विद हुम, उसके लिए क्वेश्चन में आपको कुछ दिया जाएगा, कोई स्टेटमेंट दी जाएगी कि भाई ये वाला ए इससे पेयर होगा अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हमने फर्स्ट चॉइस किया था n क्रॉस n टू n क्रॉस n, तो a कॉमा बी वॉज पेयरिंग विद c कॉमा डी इफ द प्रोडक्ट ऑफ द किनारे वाले AD इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बीच वाले BC। तो ये अब आपका क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूं। तो नाउ यू हैव ए फेयरली गुड आइडिया ऑफ पावर सेट। ऑलराइट, सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन नाउ। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 का चॉइस क्वेश्चन है। ओके, तो लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर यू। ये CBSE सैंपल पेपर 2002 मैथ्स क्लास 12, given a non-empty set X and there is a relation R in Px, ठीक है। सो R किस में दिया गया है? Px to Px, ये दिया हुआ है। R is given from Px to Px, और when it will be paired, A comma B belongs to R, ये given है, if and only if A is a subset of B। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A is related to B if and only if A is a subset of B। So R Px to Px है, A comma B belongs to R if A is a subset of B, या A is related to B if A is a subset of B। We have to prove that the relation is reflexive, transitive but not symmetric। क्या प्रूव करना है? Relation is reflexive, symmetric, no सॉरी, हमें प्रूव करना है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, reflexive and transitive but not, हमें ये प्रूव करना है। ऑलराइट, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। अब वही सारी कहानी आ जाती है। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, आपको पावर सेट पता है, तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर आपको पावर सेट के बारे में पता ही नहीं है तो ये क्वेश्चन टफ है। मेरे हिसाब से बोर्ड में नहीं आएगा, ना ये वाला आएगा, ना इसका पहला चॉइस आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क, यू शुड डू इट। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। अब रिफ्लेक्सिव के लिए ना, अगर आपको प्रूव करना है तो आपके पास एक चालाक मेथड है, मैंने आपको पहले दिया है एपिसोड नंबर 2 में। आप यहाँ सीधा लिख दो, क्लियरली हो या ना हो आप लिख दो A comma A। Now A is what? It's an element of Px, and element of Px are the subsets of X। वो मैं आपको थ्योरी में दे चुका हूँ। ये बड़ा ध्यान होना चाहिए कि Px में है क्या। Px के जो मेंबर्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, दे आर सबसेट्स ऑफ X इंक्लूडिंग null set and X itself। So clearly A comma A belongs to R for all A belonging to Px। Therefore relation is reflexive। बस एग्जाम में इतना ही लिख देना, मैक्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी यू विल गेट फुल मार्क्स। और अगर आपको आता है इसको प्रूव करना, तो इसको प्रूव भी कर दीजिए। कैसे करोगे प्रूफ? ये देखो, क्लियरली A कॉमा A, ये डबलेट हो गया ना, मैंने आपको बताया था पिछले एपिसोड में। इजी लैंग्वेज में बोला था, ए रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ इट कंटेन्स ऑल द डबलेट्स 1 1 2 2 3 3, वही ए। ओके, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं।
दिस इज ट्रू, अगर आपको समझ में आता है तो लिख दो, नहीं तो आप छोड़ दो। देखो आपको प्रॉपर्टी क्या दी थी, दिखाऊं आपको प्रॉपर्टी क्या दी थी, ये देखो आपको यहां दिख रही है ना, प्रॉपर्टी ये दी थी ए इज ए सबसेट ऑफ ए। दिस इज ट्रू बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ ए, ये तो यूनिवर्सली ट्रू है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो थ्योरी क्या थी, ए एक लड़का है, बी एक लड़की है, दिस बॉय विल गो अराउंड विद दिस गर्ल, दिस बॉय विल पेयर विद दिस गर्ल इफ द बॉय इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि रिलेशन पेयरिंग करता है ना, सो इट पेयर्स एन एलिमेंट ऑफ ए विद एन एलिमेंट ऑफ बी। ऑलराइट, कंडीशन दी गई है, ए विल पेयर विद बी इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सो विल ए पेयर विद ए, यस ए विल पेयर विद ए बिकॉज ए इज ए सबसेट ऑफ ए। हो गया, कितना इजी था यार। अब ट्रांजिटिव करके देखते हैं, क्योंकि जो पहले हो रहे हैं उनको कर लेते हैं। तो देखा जाए ना, अगर आपको पावर सेट की थ्योरी पता है तो ये क्वेश्चन ना अच्छा स्कोरिंग है यार। आप देखो ट्रांजिटिव, देखो फिर से लिख दो, क्लियरली इफ A comma B and B comma C belongs to R, we see that, दिख रहा हो या ना दिख रहा हो लिख दो, we see that A comma C also belongs to R, therefore relation is transitive। इतनी चालाकी तो आप दिखा ही सकते हैं ना, क्योंकि ये तो डेफिनेशन ही है ट्रांजिटिव की, वो तो आप याद करके जाएंगे। तो इसको आपको याद है, मैं बोलता था ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। वाइफ क्या होती है, हस्बैंड के नाम से शुरू, हस्बैंड के सरनेम से शुरू होने वाली। तो अगर ये हस्बैंड है वाइफ है तो इनका बच्चा होता है ए कॉमा सी। पुराना एपिसोड आपको देखना पड़ेगा, ये हस्बैंड वाइफ बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है। सो इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन वी सी दैट ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं, अब इसका हम प्रूफ कर लेते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, फिर भी आपको कुछ मार्क्स तो मिलेंगे, हो सकता है पूरे भी मिल जाए। देखो इधर, ये देखो, एज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो व्हाट डज इट इंप्लाई, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, व्हाट डज इट इंप्लाई, बी इज ए सबसेट ऑफ सी। तो ये दोनों मिलके क्या होंगे, A will be a subset of C। अगर A B का बच्चा है और B C का बच्चा है तो A तो और भी छोटा बच्चा होगा C का। So A belongs to B and B belongs to C, तो obviously I will also belongs to C if I am A. So if A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Okay, and what does this imply? This implies that A comma C belongs to R। लो जी, फ्री में आपको 5 नंबर मिल गए हैं। हाँ, बस एक पार्ट बाकी है, हमें प्रूव करना है इट इज नॉट सिमेट्रिक। मानस, ना प्रूव करने के लिए भूल गया, यस भूल गए डायलॉग, ना प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफी है। बोलो फिर, हूं मानस जी, तो हमें प्रूव करना है रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्या बोलता है, एक भी ऐसा नॉन डबलेट मिल जाए जो उसमें है लेकिन उसका रिवर्स पेयर नहीं है, व्हेन इज द रिलेशन नॉन सिमेट्रिक, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जब भी तो उसको नॉन सिमेट्रिक बोलते हैं। सो इधर देखो, एक ये ले लो, नल सेट कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। अभी मैंने आपको बोला था ना, पावर सेट ऑफ एक्स में होते कौन है एलिमेंट्स, सबसेट्स ऑफ एक्स बहुत सारे होंगे, उसमें दो बड़े खास होंगे, एक नल सेट, एक सेट इटसेल्फ। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या नल सेट कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर? Because
null set is a subset of X, but X comma null set does not belongs to R because X is obviously not a subset of null set. X तो बहुत बड़ा होता है ना, null set तो खाली पीली है, बस हो गया. Therefore relation is not symmetric. के डायलॉग याद करना, ना प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल ही काफी है. और एग्जाम्पल में ना आपको यही दो मिलेंगे, नल सेट एंड एक्स. बाकी सब तो आपके पास है ही नहीं ना. यू नो देम ओनली एज सिंबल्स ए बी सी. सो नल सेट कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज नल सेट कैन बी पेयर्ड विद एक्स बिकॉज नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एक्स, बट एक्स कैन नॉट बी पेयर्ड विद नल सेट बिकॉज एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ नल सेट. हो गए, फ्री में मिल गए आपको 5 नंबर. तो ये मुश्किल नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पावर सेट ऑफ एक्स हम पढ़ते नहीं है, नॉर्मली हम छोड़ देते हैं. सो ये इतना मुश्किल नहीं है. ओके, सो अभी नहीं, अब हम आप क्या कर रहे हैं मानस? क्लास इज कंटिन्यूइंग. ये क्लास एपिसोड खत्म थोड़ी ना हुआ है. तो एक स्टूडेंट को लगा एपिसोड बंद हो रहा है, वो उसको बंद करने आ गया था. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, 33, क्वेश्चन नंबर 34. वो आपका 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. आपको ये मिलेंगे कहाँ? आपको मैंने बताया था ना, ये सैम्पल पेपर आपको सीबीएसई की साइट पे मिलेगा, cbse.nic.in. क्वेश्चन नंबर 34 की एक स्टोरी है. मैं उस स्टोरी पे नहीं जा रहा हूँ, आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन बोल दूंगा. क्वेश्चन आपके पास है ही ये. इसमें लिखा है एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग ए लाइन, अनदर इंसेक्ट इज क्रॉलिंग अलोंग अनदर लाइन. एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट. ऑल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन देम. जब आप ऐसे पढ़ते हैं ना, ऑल्सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन देम, तो हम प्रिज्यूम करके चलेंगे दीज लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स. यू नो व्हाट आर स्क्यू लाइन्स? चलो इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं. 2 स्ट्रेट लाइन्स आर आइदर कोप्लेनर, आइदर प्लेनर, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर. If 2 lines are coplanar, they will be either parallel or intersecting. Conversely, if 2 lines are parallel or 2 lines are intersecting, they are automatically coplanar. जैसे एक ब्लैक बोर्ड पे आप 2 लाइनें बनाएंगे तो वो कोप्लेनर होती है ना. एक ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूं मैं, या तो वो पैरेलल होंगी, पैरेलल नहीं होंगी तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी. लेकिन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइनें नाइदर पैरेलल हो नॉट इंटरसेक्टिंग हो. 2 प्लेन आपस में, या एक प्लेन ऐसे उड़ के चला गया, दूसरा प्लेन ऐसे उड़ के चला गया, वो पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे. प्लेन्स को कभी इंटरसेक्ट कराना भी नहीं चाहोगे स्काई में, आप एक्सीडेंट हो जाएगा. सो इफ 2 लाइन्स आर नाइदर पैरेलल nor intersecting, they are necessarily non-coplanar lines. Such lines are also called skew lines. Conversely बोलूं, अगर 2 लाइनें skew lines हैं या 2 लाइनें non-coplanar है, तो आप मान के चलेंगे वो neither parallel है nor intersecting है. ऐसी lines के बीच में if I have 2 such lines which are skew lines, that is which are neither parallel nor intersecting, उनके बीच में एक ऐसी लाइन होती है, that is a unique line which is perpendicular to both the lines. That line is called line of shortest distance. बोर्ड एग्जाम में आता है, define line of shortest distance and the shortest distance between 2 skew lines. तो line of shortest distance is a unique line between 2 given skew lines which is perpendicular to both the lines at the same time. ऐसा मुमकिन होता है. So between 2 skew lines you can fit a line which is perpendicular to both the lines. That line is called line of shortest distance, and the intercept made on this line of shortest distance by the pair of skew lines is called the shortest distance between the skew lines. So ये सब मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये क्लास हमारी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुकी है. आप 3D के एपिसोड देखिएगा, आपको मिल जाएगा. तो ये आप याद करके जाएंगे, एग्जाम में कई बारी ये डेफिनेशन भी आई है. डिफाइन लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन्स एंड हेंस फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो अब इन्होंने बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन देम. जब वो बोल ही रहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ये ऑब्वियसली क्या है, स्क्यू लाइन्स हैं. और वैसे हम प्रूव भी कर पाएंगे, लेकिन हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है. तो हम अब क्या करेंगे, 2 स्क्यू लाइन्स बनाएंगे. ऑलराइट, ये देखिए. और इसके अंदर ना डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये अपने आप में ना बहुत यूनिक क्वेश्चन है. ऐसे हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया. अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 90 तो मेरे को दिख रहा है, ये तो 90 मेरे को नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, 2 डायमेंशनल ब्लैक बोर्ड पे बनाया जा रहा है. तो आपको कुछ तो इमेजिन
करना पड़ेगा। तो ये दो लाइनें दी गई हैं, स्क्यू लाइन्स हैं, दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। सोचिए मत कि इसको प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगी। अब पहली लाइन ना कार्टेशियन फॉर्म में दी है, r इज इक्वल टू 6i प्लस 2j, इसका k गायब है, नहीं है, प्लस 2k, 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस 2k। और ये भी लाइन दी गई है, r इज इक्वल टू -4i माइनस k प्लस म्यू 3i माइनस 2j ये आपको दिया गया। r इज इक्वल टू -4i माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, ये दो लाइनें दी हुई हैं। अगर आपको खाली शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होता है, आपके पास रेडीमेड फॉर्मूला है, आपको एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रीच सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। सो आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए द बेस्ट मेथड इज टू गो फॉर कार्टेशियन। तो आप इन दोनों लाइनों को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी देखी है तो मैं क्या बोलता था, दो बारी चुटकी बजाएंगे और आप वेक्टर से कार्टेशियन या कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स दैट फास्ट। कैन यू टेल मी वन पॉइंट ऑन दिस लाइन? कार्टेशियन की फॉर्मेट ऐसी होती है ना, बोलो। ओके, जो लैम्डा के बाद ये वेक्टर एम होता है, इसमें आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं, वो लाइंस के क्या होते हैं, डी आर्स। और 1.6 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, z कोऑर्डिनेट 2 है, वो यहाँ आ गया, बन गया कार्टेशियन। देखा कितना फास्ट होता है। इसकी क्या बनेगी, ये तो फॉर्मेट है कार्टेशियन लाइन का, फिल इन द ब्लैंक बना दिया ना मैंने। सबसे पहले नीचे के डी आर्स लिख लो, 3 - 2 -2। पॉइंट क्या है, एक है -4, तो यहाँ जाके वो +4 हो जाएगा। जे है नहीं तो वो 0 होगा। के आगे कोफिशिएंट -1 है तो ये जाके यहाँ +1 हो जाएगा। ऑलराइट, सो यू हैव कन्वर्टेड बोथ द लाइंस इनटू कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब इस लाइन के डी आर्स क्या होंगे, इस लाइन के डी आर्स होंगे 1 -2 and 2, और इस लाइन के डी आर्स क्या होंगे 3 -2 and -2। हमारा से एक स्टूडेंट मेरे सामने बैठा है, मैं उससे पूछता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, अरे रामा ये देखो यार कितनी नाइंसाफ़ी है, मेरी पूरी लाइन ही गायब कर दी इसने। जरा तो मैं ये कॉमा मिटा रहा था। ऑलराइट, नाउ आई हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। मेरा बहुत फेमस डायलॉग होता है, yes, let us see whether this boy remembers. If you have to find the coordinates of A, what do you do? Assume it to be a general. क्या बोला? Assume it to be a general point. Yes. तो पता नहीं कैसे बोल रहा है, लगता है पान का गुटखा खा रहा है इसके मुंह में ना। तो अब ये है, whenever you have to find the coordinates of any point on the line, you start by assuming it as the general point. तो किसी भी कोई लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना हो तो पहला स्टेप होता है आप उसको जनरल पॉइंट मान लीजिए। तो आप इसको लैम्डा मान लीजिए, यहाँ लैम्डा दिया भी हुआ है, नहीं भी दिया होता तो हम लैम्डा मान लेते हैं। तो जनरल पॉइंट क्या होगा इसका, लैम्डा +6, y कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 लैम्डा +2, और z क्या होगा 2 लैम्डा +2। ये आपका इसके वो हो गए, क्या हो गया। अब देखो ना, ये तो बहुत गलत बात है यार, मैं मिटाता यहाँ हूँ, ऊपर से मेरी लाइन भाग जाती है यार। ऑलराइट, दिस इज वेरी बैड, फिर ब्लैक बोर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। ऑलराइट, अब इसको आप म्यू मान लीजिए, तो इसका जनरल पॉइंट क्या होगा 3 म्यू -4 -2 म्यू। मैं बहुत प्यार से करा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एग्जाम में इतने प्यार से करेंगे तो मेरा पेपर 6 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। सो 3 म्यू -4 -2 म्यू -2 म्यू -1।
अब क्या बोलते थे हम? यस, डायलॉग याद है? थ्योरी। lambda की वैल्यू अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ तो दो मुद्दे हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। जैसे ही आपका लैम्डा एंड म्यू निकलेगा आपका पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे तो हम सीधा डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल लेंगे। हमें वो डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। आप बताओ लैम्डा एंड म्यू कैसे निकलेगा? यहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस आएगी। क्या आप ए बी के डी आर्स लिख सकते हैं? अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट दिए तो डी आर्स होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो आप इनको माइनस कर दीजिए, किसी को भी आगे लिख सकते हैं। मैं लैम्डा को आगे लिख लेता हूँ। लैम्डा प्लस 6 में से ये माइनस कर दीजिए, -3 म्यू प्लस 4, ये पहला डी आर हो गया। दूसरा हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 2 म्यू, और तीसरा डी आर क्या हो जाएगा? क्या था यहाँ? अरे बीच का कॉमन नहीं है यहाँ, 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 और माइनस प्लस हो जाएगा ये +2 म्यू प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बनेगा? लैम्डा माइनस 3 म्यू प्लस 10। दूसरा क्या बनेगा? -2 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 2, और तीसरा क्या बनेगा? 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 3। अभी भी लैम्डा और म्यू तो नहीं आया ना अभी तक? यार ये 90 डिग्री यूज हुआ नहीं ना, तो उसको यूज करते हैं। इफ टू लाइन्स आर एट राइट एंगल सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर डीआर्स इज 0। तो क्योंकि ए बी इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो इस डीआर को इससे, इस डीआर को इससे और इस डीआर को इससे मल्टीप्लाई करके हम 0 लिख सकते हैं। और ऐसे ही वी कैन डू दिस। तो इसको एक नाम दे दिया जाए लाइन 1 और इसको नाम दे दिया जाए लाइन 2। तो लाइन 1 के डीआर्स क्या है? 1 माइनस 2 2, 1 माइनस 2 2। ऑलराइट, तो वो मैं याद रखूंगा। बाकी मैं इतना ऊपर कर रहा हूं कि हमारा काम बन जाए, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ। 1 माइनस 2 2। एक बार क्रॉस चेक भी कर लूँ यार। हाँ ये था 1 माइनस 2 एंड 2, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और एक बार गलत हो गया ना बस फिर बड़ा मुश्किल है। तो अब यहाँ लिखते हैं हम, सिंस line 1 is perpendicular to AB, therefore पहला dr 1 है और ये वाला कितना है? लंबा सा है, लैम्डा -3 म्यू प्लस 10। फिर क्या है? -2। दूसरा dr क्या है? -2 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 2। तीसरा क्या है? +2। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका मेरा काम खत्म हो गया। तीसरा डी आर कहाँ है? यही बताओ जी, ये रहा ना, 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको ब्रैकेट खोल के आपकी एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बनेगी लैम्डा एंड म्यू में। मैं ना इस पेन की थिकनेस थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। ऑलराइट, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है। चलो जी, क्या बनने का अब ये? लैम्डा -3 म्यू प्लस 10 कितना बना? मेरे साथ थोड़ा मेरी मदद करते रहिए। 4 लैम्डा -4 म्यू, और इसको ना बहुत प्यार से करना है। एग्जाम में ये थोड़ा टाइम ले लेगा क्वेश्चन, लेकिन जो इसमें आप एक्स्ट्रा टाइम लेंगे ना वो बाकी क्वेश्चन में बचा लेंगे। जैसे वो पावर सेट ऑफ एक्स में आपका काफ़ी टाइम बचेगा। तो हर क्वेश्चन ना इक्वली डिवाइड नहीं होता है, किसी में टाइम ज़्यादा लग जाता है उसी मार्क्स में, किसी में टाइम कम लगता है। और इसके अंदर एक भी गलती आपकी चूक गई ना तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप उसको दोबारा ढूंढ लें। तो मैं खुद थोड़ा सा डरा रह रहा हूँ। लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, आई होप आई हैव ओपन द ब्रैकेट, लेट मी क्विकली क्रॉस चेक। +4 लैम्डा -4 म्यू -4, क्योंकि बाद में नहीं आ पाऊंगा मैं चेक करने के लिए। 4 लैम्डा प्लस 4 म्यू प्लस 6। अब लैम्डा 4 लैम्डा और 4 लैम्डा को ऐड करूंगा तो 9 लैम्डा आ जाएगा। कट वट कुछ भी नहीं रहा है, कटता तो अच्छा रहता। अब ये एक कट गया, चलो -4 म्यू या +4 म्यू, तो म्यू में बचा खाली -3 म्यू। अब 10 बचा, 10 में से 4 गया 6, 6 + 6 12, तो ऊपर उधर जाके -12 हो जाएगा। सो 9 लैम्डा -3 म्यू, 10 - 4 6, 6 + 6 12 उधर जाके हो जाएगा। तो चाहो तो आप इसकी डाइटिंग कर दो, इसको आप 1/3 से वो कर दो, तो ये बन जाएगा क्या? 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू
-4। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। अब यही गाना आप इसके साथ गाएंगे, इसके साथ और इस लाइन के ds 3 -2 एंड -2, 3 -2 एंड -2। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, फिर से हम ये लाइन गाएंगे। ओके, ये तो मैं यहां से उठा लूंगा और ये मेरे को यहां से दिख रहे हैं। देखो सेम चीज लिखूंगा, सिंस line 2 is perpendicular to AB, it implies, पहला dr ये रहे ना, 3 -2 एंड -2 यहां से भी मिल रहे हैं। तो 3 ब्रैकेट यहीं से उठा रहा हूं, ये रहा लैम्डा -3 म्यू प्लस 10, दूसरा क्या है -2 और ये रहा -2 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 2, फिर से -2, तीसरा क्या है 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका। अब क्रॉस चेक कर लो, 3 -2 -2 ये ठीक है, लैम्डा -3 म्यू प्लस 10 -2 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 2 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू। आप ना इसको, मैं वही बोल रहा हूँ, साथ साथ करते रहे ना, बाद में लौट के आने का समय नहीं होगा उसको। अब मेरा भी गलत हो गया ना, नहीं मिलेगा मेरे पास। अब ब्रैकेट खोलो, 3 लैम्डा फुल कंसंट्रेशन चाहिए 9 म्यू प्लस 30, 3 माइनस ये हो गया 30, ये हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा -4 म्यू -4, फिर -4 लैम्डा -4 म्यू -6 इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को क्लब करेंगे, 3, अब इसमें लैम्डा कट गया है ना, तो आपको क्या बचा 3 लैम्डा। चलो अच्छा लगता है कुछ कट जाए, कैलकुलेशन आसान सी लगती है फिर थोड़ी थोड़ी। ऑलराइट, आप देखें इधर -9 म्यू में कुछ भी नहीं कट रहा, अरे रामा। ये कितना हो गया 8, तो ये -17 म्यू हो गया, अरे रामा ये नंबर बड़ा हो गया, देखो है ना, तीनों ही माइनस है, -4 -4 -9, तो 9 और 8 -17 हो गया। अब नंबर्स में देखें, ये -4 और -6 -10 हो जाएगा, 20 में से 10 चला जाएगा, 30 में से 10 चला जाएगा, ये 30 है, -4 ये 20 हो गया, उधर जाके ये -20, और डाइटिंग भी नहीं हो रही इसकी। ये इक्वेशन देख के ना मेरे को डर लग रहा है। 3 लैम्डा -17 म्यू इज इक्वल टू -20, ये ज़्यादातर मैं आपको बोर्ड एग्जाम में बताऊं क्या होता है, इसमें तो नहीं हो रहा है। ये ना 0 आते हैं दोनों कॉन्स्टेंट टर्म्स, तो ये दोनों होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन जाती है, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा हम लिखते हैं सॉल्विंग 1 and 2, लैम्डा इज 0 एंड म्यू इज 0। बेस्ट वैल्यूज लैम्डा और म्यू की 0 होती है। मोस्टली बोर्ड एग्जाम में ये लीनियर इक्वेशन ऐसी बनती है कि एक दोनों कॉन्स्टेंट 0 होते हैं, तो लैम्डा 0 आता है और म्यू 0 आता है। लैम्डा और म्यू 0 आने से आगे की कैलकुलेशन बहुत तेजी से भागती है। फिर अब क्या करेंगे, हम तो फंस गए हैं, करना तो पड़ेगा इसको हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इन दोनों को मैं लिखता ही नहीं हूँ, सॉल्विंग 1 and 2 सीधा ऐसे लिख देते हैं। ये पहली इक्वेशन बनी, चलो कम से कम लैम्डा के वो तो सेम है, ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं। इसके साइन चेंज कर देते हैं, माइनस, ये प्लस, एक लाइन खींचते हैं, ये हमारा कट गया, तो ये कितना आ गया 17 म्यू में से एक गया, तो ये आ गया 16 म्यू, और ये हो गया 16। अब ना थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, थोड़े से दिल को सुकून मिला है कि चलो म्यू की वैल्यू इतनी गंदी नहीं है। गंदी क्या, म्यू की वैल्यू अच्छी आ गई है, म्यू 1 आ गया। अब इस म्यू की वैल्यू हम डाल देते हैं और लैम्डा निकाल लेंगे, इसमें डाल देते हैं, फर्स्ट में डाल देते हैं, यहीं लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा बाहर डालना नहीं पड़ेगा, मतलब ब्लैक बोर्ड को ऊपर नहीं करना पड़ेगा। पुट म्यू इज इक्वल टू 1 इन, इसमें भी डाल दो, फर्स्ट में डालना है फर्स्ट में डाल दो, सेकंड में डालना है सेकंड में डाल दो, तो ये आ गया 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू -4, उधर जाके 3 लैम्डा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, लैम्डा आ जाएगा -1। तो देखो अभी तो नंबर अच्छे आ गए, लैम्डा इज -1 एंड म्यू इज 1, इसको आप लिख लेना। अब मैं ना नीचे नहीं लिख रहा हूं, मैं वापस डायग्राम पे जा रहा हूं, डायग्राम के आसपास जो जगह लिखी थी ना उसको मिटा रहा हूं। आप तो एग्जाम में ऐसे नहीं करेंगे, आपको तो इसी के नीचे लिखना पड़ेगा। तो लैम्डा -1 है, म्यू 1 है, ठीक है, आप आराम से पॉज करके लिख लेना, ठीक है। अब मैं ये सब मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे ये, तो आप ऐसे मत करना, इसको ये मिटा दिया मैंने, ठीक है, और ये भी मिटा दिया। अब ये बीच की लाइन भी भाग जाएगी अगर मैं इसको मिटाऊंगा, चलो ये देखो भाग गई ना, मैं कह रहा था
अंडू कर सकता हूँ मैं, ये सही कह रहा है बच्चा। खैर हम दोबारा बनाए थे। तो अब लैम्डा क्या है, -1 था, तो पॉइंट ए कितना आ गया आपका, यहाँ डाल दो -1 + 6 5, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। डू यू एग्री? हेलो, ऑलराइट। और म्यू क्या था आपका, म्यू क्या था, 1। ऑलराइट, तो बताइए पॉइंट बी क्या होगा, म्यू को 1 डाल दो, -1 -2 एंड -3, आगे दोनों पॉइंट्स। तो ये दो आंसर आ गए आपके। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द स्क्यू लाइंस वेयर द 2 इंसेक्ट्स आर क्लोजेस्ट टू ईच अदर। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना है। बोलो, चलो कर लो, अब तो मेरा काम खत्म हो गया, अपने आप निकालो, जल्दी करो, मेरे करने से पहले निकालो। ऑलराइट, सो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता ही है सबको, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया, 5 + 1, किसी को भी आगे लिख लो जो तुम्हारी इच्छा हो, 5 + 1 होल स्क्वायर, 4 + 2 होल स्क्वायर एंड 0 + 3 होल स्क्वायर। लो जी, आपका आंसर आ गया, 5 नंबर आपको मिल गए। यस, लेकिन ये 10 मिनट खा जाएगा आपका एग्जाम में ना। तो 5 + 1 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, ये भी 36 और ये 9, 72 + 9, तो आपका आंसर आ गया 9 यूनिट्स। लो जी, ओके, ये आपका आंसर आ गया। तो 3 आंसर्स हैं इसके अंदर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये रहे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 540, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी -1 -2 -3 एंड द डिस्टेंस ए बी 9 यूनिट्स। तो अभी हमने क्या किया इस एपिसोड नंबर 3 में, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन किया भी बहुत कुछ है। पावर सेट की हमने थ्योरी पढ़ी, व्हाट इज पावर सेट इन एक्स, और उसके ऊपर हमने एक रिलेशन को प्रूव किया कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बना। करने से पहले मैं भी कह रहा था कि यार ये तो एग्जाम में नहीं आना चाहिए, करने के बाद तो मेरे को लगा यार ऐसा तो कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन में, और एक बहुत ही स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने क्वेश्चन किया। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए इसके अंदर, एक क्वेश्चन और बाकी है, तो मैं सोचता हूँ, लेकिन इसकी एक चॉइस भी थी, ओ रामा, तो इसकी चॉइस भी कर लेते हैं। ये तो हमने देखा ही नहीं, इस क्वेश्चन में एक चॉइस भी है। ऑलराइट, इसमें लिखा है द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए रॉकेट आर। मैं ये सब प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके हाथ के अंदर ये सैम्पल पेपर है। इसमें ना दिया हुआ है पैरामीट्रिक फॉर्म, x = 2t, y = -4t एंड z = कैसा गंदा सा z बना है, z = 4t, ठीक है। t क्या है, the equation of the motion of the rocket are so and so, t is the time in seconds and x, y, z are the coordinates of the point in kilometers. So x, y, z are the coordinates of the point in kilometer and it is moving. So this is the parametric form of a straight line. The rocket is moving in a straight line, t time दिया हुआ है. What is the path of the rocket? तो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। पता है इसको स्ट्रेट लाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पता है स्ट्रेट लाइन में एक ही फॉर्मूला मेरे को आता है। अभी तो पिछले क्वेश्चन में आप देख रहे थे ना इसके चॉइस में ये, तो इसको आप इस फॉर्मेट में कैसे लाएंगे मैं बताऊं। आप पहले इसको लिखो यहाँ से, कैन यू राइट इट एज, इसमें से ना सब में से टी अलग कर लो, ओके। सो आप कैसे कर सकते हैं इसको, आप इसको लिख सकते हो x - 0 = 2t, तो x - 0/2 = t,
बोलो y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 4t, तो y माइनस 0 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू t, और z माइनस 0 इज इक्वल टू 4t, तो z माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू t। अब ये तीनों t को कंपेयर कर दीजिए। लो जी, ये रॉकेट की पाथ की इक्वेशन आ गई। कितना इजी क्वेश्चन था ना ये। ऑलराइट, सो फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए रॉकेट आर x इक्वल टू 2t, y इक्वल टू माइनस 4t, z इक्वल टू 4t, where the time t is given in seconds and the coordinates of the moving point in kilometers. So coordinates of the moving point are x, y, z. What is the path of the rocket? तो ये आ गया path of the rocket। इसके अंदर मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा और कोई कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है एट व्हाट डिस्टेंसेस विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0 एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 seconds. Okay, at what distance will the rocket be from the starting point 0 0? दो डिस्टेंसेस मांगे, प्लूरल में लिखा है। एट व्हाट पॉइंट द रॉकेट विल बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0 एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन इन 10 seconds। 10 seconds के बाद वो ओरिजिन से कितना दूर रहेगा। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सेकेंड पार्ट 10 seconds इसमें डाल दो तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मैं अब ये सेकेंड पार्ट बता रहा हूं इसका। ठीक है, आफ्टर 10 seconds rocket shall be at बताओ जी, आफ्टर 10 सेकेंड इसमें डाल दो। 10 सीधा कर दो, 2 इंटू 10 20, माइनस 4 इंटू 10 माइनस 40 एंड 4 इंटू 10 40। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये देखो, एक पॉइंट तो दिया गया है आपको ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट आपने निकाल लिया है, और ये डिस्टेंस आप किलोमीटर में लिख देना। तो व्हाट विल बी डिस्टेंस ओ ए, रूट ऑफ 20 माइनस 0 होल स्क्वायर 400 प्लस 1600। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूले का। 32 36 600। ये क्या बन रहा है इधर? ये जी आपका आंसर आ गया 600। नहीं, 1 0 बाहर आएगा ना, तो 60 किलोमीटर हो गया। 2 0 का 1 0 बाहर आएगा और 36 का 6 बाहर आएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया? 60 किलोमीटर। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? एंड एट व्हाट डिस्टेंस इट विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन। तो लेट अस डू दैट पार्ट ऑल्सो। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। तो अच्छा क्वेश्चन था, मैं तो इसी को करता चॉइस में, क्योंकि पहले में ना बहुत डर लगा रहता है यार, वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही है। अब देखो थर्ड पॉइंट, आपको एक लाइन दी गई है। ठीक है, ये रही लाइन। भाई ये लाइन बनी नहीं, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन दी गई है। r इज इक्वल टू 20i माइनस 10j प्लस 40k। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड इधर सरका देता हूं, प्लस म्यू 10i माइनस 20j 10i माइनस 20j प्लस 10k। और रॉकेट कहाँ है 10 सेकेंड्स के बाद? ये रहा मेरा रॉकेट, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 20 minus 40 and 40. When I say find the distance of the rocket at A from the line, it is automatically understood that you are finding the perpendicular distance. So आपको ये distance निकालना है। Got it?
सो मैं ब्लैक बोर्ड को ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, ऊपर के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लिख के कर ही रहे हैं तो आप उसको पॉज करके लिखेंगे आराम से। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो इस लाइन को कन्वर्ट कर लें किसमें, कार्टेशियन में। कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड। फॉर्मेट क्या है, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, डी आर्स क्या है 10 माइनस 20 10। पॉइंट क्या है, एक 20 है तो यहाँ माइनस 20 आ जाएगा, एक माइनस 10 है तो यहाँ प्लस 10 आ जाएगा, एक प्लस 40 तो यहाँ माइनस 40। ऑलवेज हैंडल योर डी आर्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो। सुना है ना ये डायलॉग, तो नीचे सबको 10 से यहाँ और करके लिख देना। तो ये लाइन ज़्यादा अच्छी है। तो इस लाइन के डी आर्स क्या हैं अपने 1 माइनस 2 1। अब आपको ए बी निकालना है। यस स्टूडेंट्स, हाउ विल यू फाइंड ए बी? कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ ये z-40 होगा, यू आर राइट। हाँ जी, यस, हाउ विल यू फाइंड डिस्टेंस ए बी? देखो, देर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। प्लेन सिलेबस में नहीं, अगर प्लेन सिलेबस में होता तो देर इज द डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन बट नॉट फ्रॉम द लाइन। आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने ही पड़ेंगे। एंड वेन एवर you have to find the coordinates of any point on the line, you start by assuming it as a जनरल पॉइंट। इसको आप म्यू मान लीजिए, कुछ भी मानिए। अब ये क्या बनेगा, बी के कोऑर्डिनेट म्यू प्लस 20, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 म्यू -10, और लास्ट वाला क्या होगा म्यू प्लस 40। आप बोलो डायलॉग बोलो जल्दी से। अब लाइफ में एक ही मुद्दा रह गया, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, अब आप ए बी के डी आर्स निकालेंगे। इसके डी आर्स कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 तो मैं डायरेक्ट कर दूं, म्यू प्लस 20 माइनस 20 तो म्यू हो गया, समय बचा रहा हूं। -2 म्यू -10 प्लस 40 तो ये हो जाएगा -2 म्यू प्लस 30। मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, म्यू प्लस 40 -40 म्यू, तो ये तो दो, ये अच्छा हो गया ना। म्यू प्लस 20 माइनस 20 म्यू हो गया, म्यू प्लस 40 माइनस 40 म्यू हो गया, और इसके अंदर प्लस 40 करेंगे तो -30। अब ये 90 अभी तक यूज नहीं हुआ ना। इफ टू लाइन्स आर आरुषि बोलेंगे आप, इफ टू लाइन्स आर एट राइट एंगल्स, नहीं बोल रहा, मानस तो बोल ही देगा, बोलो। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डी आर इज 0। If two lines are at right angles, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is 0। तो इसको थोड़ा देखो, आपको मैं इतना बोल रहा हूं, बिना थ्योरी के कुछ नहीं होगा। Since AB is perpendicular to line, so it implies, पहले इस लाइन के डी आर ले लो 1 ब्रैकेट में म्यू, दूसरा डी आर क्या है -2 ब्रैकेट में 2 म्यू प्लस 30। ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, ये रहा ये डी आर और ये डी आर, ये डी आर और ये डी आर, +1 ब्रैकेट में म्यू इज इक्वल टू 0। तो अब बनेगा क्या, म्यू प्लस 4 म्यू माइनस 60 प्लस म्यू, तो ये हो गया 6 म्यू इज इक्वल टू 60। देखो फ्रैक्शन में नहीं आया ना, अच्छा आया, म्यू आ गया 10। जैसे ही म्यू 10 आएगा तो आपका पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर बी कितना होगा, म्यू की जगह 10 डाल दो इसमें। देखो 10 प्लस 20 30, -20 माइनस 10 -30, एंड 10 प्लस 40 ये आ गया पॉइंट, और एक पॉइंट आपका पहले से ही है। ठीक है, एंड मैं दोबारा लिख देता हूं, पॉइंट ए क्या था वो हम पहले से निकाल के बैठे हैं, 20 -40 एंड 40। अब इसके बीच में आप क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा, किसी को भी आगे लिख लो, 30 माइनस 20 होल स्क्वायर -30 प्लस 40 होल स्क्वायर। ओके, तो ये पीछे से काम करता है। और लास्ट वाला क्या बनेगा, 50 माइनस 40 होल स्क्वायर। लीजिए आपके 5 नंबर बस आने वाले हैं,
ये 10 होके 100 हो जाएगा, ये भी 10 होके 100 हो जाएगा, ये भी 10 होके 100 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 10√3 किलोमीटर। यूनिट डाल देना भाई, 10√3 किलोमीटर। तो अभी आपने एक बेहतरीन 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, दोनों जो चॉइसेस आए थे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया है ना अभी, ये एक सरप्राइज क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। पहला वाला एनसीईआरटी में है लेकिन वो इंसेक्ट की थ्योरी में नहीं है। तो आपने बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया रिवीजन हो रही है सैम्पल पेपर्स के नाम से हमारी। तो बिकॉज आई एम नॉट ओनली डूइंग द क्वेश्चन विद यू, आई एम रिवाइजिंग द थ्योरी विद यू। अब हमारा एक ही क्वेश्चन बचा है, वो मैट्रिक्स पे है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। फाइंड ए इनवर्स एंड यूजिंग ए इनवर्स यू हैव टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो वो हम उसको दूसरे एपिसोड में रिकॉर्ड करते हैं। आई थिंक ये काफ़ी बड़ा एपिसोड ऑलरेडी हो गया है, किया हमने कुछ भी नहीं है लेकिन समय बहुत लग गया है क्योंकि हम थ्योरी भी डिस्कस करें। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में।